गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संदीप जी, आपका पुनः चौथे चरण में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हम लोग फिर उसी फिलॉसफी के साथ कार्य कर रहे हैं, रॉबिन्स की इकोनॉमिक्स की फिलॉसफी, सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। वास्तव में होता क्या है, वृद्धावस्था में जब कोई भी जाते हैं तो युवावस्था में वो लोग छोटे छोटे पैसों को जमा कर लेते हैं, चाहे वो LIC हो, नेशनल पेंशन स्कीम हो या फिर SIP हो। लेकिन जब वो रिटायरमेंट का समय आता है, जब वो 60 की अवस्था में आते हैं, तो वैसी स्थिति में उनके पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट होता है और उस समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसे इन्वेस्ट कैसे करें, क्योंकि उस समय बहुत सारे रिलेटिव भी पैदा ले लेते हैं उसको खर्च करने के लिए और बाद में सीनियर सिटीजन के पास बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मेरा आज का यह सेशन जो है हम लोगों का, प्लीज इस पर प्रकाश डालें, जो सीनियर सिटीजन क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें जैसे आपने बताया बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जो मैच्योर, फॉर एग्जांपल LIC का है, उनका मैच्योरिटी हो जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इवन फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। ग्रेचुटी का अमाउंट भी मिलता है, लिव इन कैशमेंट में भी मिलता है। आपका EPF भी आप विड्रॉ कर सकते हैं या कुछ समय के लिए छोड़ भी सकते हैं। PPF भी मैच्योर हो जाता है। जो भी और भी पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं वो सारी मैच्योर हो जाती है। तो एक रिटायरमेंट के टाइम में किसी भी एक साधारण आदमी के पास भी एक अच्छा कॉर्पस होता है। अब उस कॉर्पस को बेस्ट यूटिलाइज करके अगला जो उसका 15-20 साल का लाइफ स्पैन बचा हुआ है, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या यूटिलाइज करे, कैसे उसको यूज करे, कैसे इन्वेस्ट करे कि उसका कैपिटल भी, मतलब कॉर्पस जो भी उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट लमसम अमाउंट उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो मेरा बचा, लमसम अमाउंट बचा हुआ, वो प्रोटेक्टेड रहे। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। साथ साथ एक स्टेडी इनकम भी जनरेट होता रहे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक फिक्स्ड इनकम भी जनरेट होता रहे। सो ये दोनों ऑब्जेक्टिव लेकर के हम लोग आज बात करेंगे। इसमें मैं मैक्सिमम, बिकॉज कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ वेरी मस्ट, सो हम लोग इसमें जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, अवेलेबल स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। 2-3 स्कीम उसमें भी बहुत अच्छी हैं, जिसमें मतलब कैपिटल का तो 100% गारंटी है, बिकॉज वो स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही गारंटी देती है। सो इंडिया में ऐसा कुछ चांस नहीं है कि हमें उस कैपिटल में कुछ प्लस माइनस हो। प्लस तो हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो वो उस पर थोड़ा बात करेंगे। फिर अगर आपके पास कॉर्पस ज़्यादा है तो आप उसको म्यूचुअल फंड में भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास क्या है। सो अभी हम लोगों ने लास्ट सीरीज में बात किया एक्यूमुलेशन पीरियड का, जिसमें हम लोग बहुत सारा सेविंग्स एक्यूमुलेट करते जाते हैं और वो एक्यूमुलेशन पीरियड होता है। आज के डेट में हम लोग बात करेंगे कि एक्यूमुलेशन पीरियड हमारा आज ख़त्म हो गया एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट द ईयर लेट अस सी 60 या 59, जो भी रिटायरमेंट के आए थे 58, 59, 60 पे आपका एक्यूमुलेशन पीरियड स्टॉप हो जाएगा। आगे आप बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका जो सोर्स ऑफ इनकम था ऑल ऑफ सडन वो खत्म हो चुका, रिटायर हो चुके हैं। सो अभी हम लोग डी एक्यूमुलेशन पीरियड पे जाएंगे, डिक्यूमुलेशन पीरियड पे जाएंगे। मतलब जो भी हमने एक्यूमुलेट किया है उसको यूज करेंगे अगले 15-20 साल के लिए, तो उसको हम लोग आज समझते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है? सो फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स अपॉन कॉर्पस, कैसा कॉर्पस है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 मित्र हैं जी। उन्होंने अपने अर्ली स्टेज में जब उन्होंने जॉब करना शुरू किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1 करोड़ का कॉर्पस बनाएंगे अपना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तीनों अपने काम में लग गए। उसमें से मिस्टर A, B and C, फॉर एग्जांपल हम लोग नाम दे देते हैं। A ने 50 लाख का कॉर्पस बनाया, 50 लाख तक कॉर्पस बनाने में सक्षम रहे। बाकी और भी फैमिली में खर्चे होते हैं, नहीं कर पाए वो 1 करोड़ का टारगेट अचीव। मिस्टर B ने 95 लाख के आसपास में कर लिया अचीव, तो लगभग उनका डन है, जो भी टारगेट किया था 1 करोड़ का वो अचीव्ड है। मिस्टर C, उन्होंने एक्स्ट्रा अचीव किया। उन्होंने 1 करोड़ का टारगेट तीनों ने मिलकर सेट किया था कि हम 1-1 करोड़ सेव करेंगे, उन्होंने 2 करोड़ सेव कर लिया। अच्छा। अब बिकॉज मैंने पहले भी बताया है कि सबका अपना अपना यूनिक प्लानिंग होता है, एक प्लानिंग सबको सूट नहीं करेगा। सो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि मिस्टर A, B and C के लिए सूटेबल ऑप्शन क्या है। अच्छा। सो एक जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उसको मैं बता देता हूँ। ये सारी चीज आप बोर्ड पर बताएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर विजिबल हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बोर्ड पर हम बातचीत करते हैं। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों के पास मनी जो है लिक्विड फॉर्म में कितना रहेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन के पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि किस समय मेडिकल की आवश्यकता हो जाए, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल। तो ठीक, हम लोग बोर्ड पे आते हैं, बिल्कुल, तो उस पर बातचीत करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग देख रहे थे लाइफ साइकिल को, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। सो हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, जो अर्ली स्टेज होता है 0 to 21 ईयर, वो हमारा एंजॉयमेंट एंड एजुकेशन में चला जाता है बेसिकली।
नेक्स्ट जो सेकेंड लाइफ साइकिल हमारा है वर्किंग लाइफ, वो 22 to 60 का अगर हम कंसिडर करते हैं, 60 ईयर रिटायरमेंट का, तो 39 ईयर्स का हमारा वर्किंग लाइफ है, जिसको हम लोग एक्यूमुलेशन पीरियड बोलेंगे। एक्यूमुलेशन पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोग डिफरेंट सेविंग स्कीम में अपने अर्निंग्स का थोड़ा सा पोर्शन एक्यूमुलेट करते जाते हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। थर्ड जो हमारा लाइफ साइकिल रहेगा वो 61 to 80 का रहेगा। 20 ईयर्स हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट 20 ईयर्स का हमारा लाइफ रहेगा एटलीस्ट। सो ये डिक्यूमुलेशन पीरियड रहेगा, इसके अंदर जो भी हम लोगों ने सेविंग किया है उसको हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स एक्सपेंस करेंगे, और अगर कुछ बचता है तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करेंगे। सो अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में जैसे हमने अभी रिसेंटली लिया था कि 3 दोस्तों ने, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी ने ये डिसाइड किया था कि उनका रिटायरमेंट गोल टारगेट ऑफ कॉर्पस रहेगा 1 करोड़ का, बट उन्होंने अचीव क्या किया? मिस्टर ए ने 50 लाख किया, मिस्टर बी ने 95 लाख एंड मिस्टर सी ने 2 करोड़ का कॉर्पस अपना अचीव किया, जो भी टारगेट अचीव किया। अब 50 लाख में 95 लाख एंड 2 करोड़ का एक सिंपल यूनिक प्लान नहीं हो सकता है, सबका प्लान वेरी करेगा, डिफरेंट प्लान होगा, और उनका वे ऑफ लाइफ भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए है जिन्होंने 50 लाख एक्यूमुलेट किया है, सो उनको बहुत सिंपल लाइफ जीना पड़ेगा, टारगेट ओरिएंटेड लाइफ, एकदम सिंपल टारगेट ओरिएंटेड लाइफ ही कैन एंजॉय। मिस्टर बी जिन्होंने 95 लाख एटलीस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया, वो सिंपल लाइफ ही जिएंगे, थोड़ा सा लग्जरियस ही कैन थिंक ऑफ। मिस्टर सी ही इज़ किंग, उन्होंने अपने टारगेट से डबल अचीव किया, 2 करोड़ का किया, सो ही कैन अफोर्ड ए लग्जरियस लाइफ, वो लग्जरियस लाइफ आराम से जी सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं अगला जो 20 ईयर्स का इनका पीरियड है, पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड। अब उनका इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या होना चाहिए? मिस्टर ए का इन्वेस्टमेंट टारगेट स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि उनका कॉर्पस मतलब 50 लाख प्रोटेक्टेड रहे और साथ में उनका इनकम कुछ स्टेडी इनकम जनरेट होता रहे। मिस्टर बी का भी सिमिलर रहेगा, कॉर्पस जो भी है प्रोटेक्टेड रहे और इनकम जनरेट होता रहे। मिस्टर सी कैन थिंक ऑफ ग्रोथ ऑल्सो, उनका कैपिटल प्रोटेक्शन उनका भी एम रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करें, इनकम जनरेशन उनका भी एम रहेगा, साथ साथ वो ग्रोथ का भी सोच सकते हैं। मतलब ग्रोथ मतलब कि नॉर्मल अगर इन्फ्लेशन रेट है, अगर उतना ही रिटर्न आता है तो वो ग्रोथ नहीं बोलेंगे, तो मतलब ही कैन थिंक ऑफ स्लाइटली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। यहाँ पे मिस्टर ए एंड बी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कह रहे तो बेहतर है। मिस्टर ए तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उनको बिल्कुल ही मना है कि वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ना करें, म्यूचुअल फंड वगैरह इक्विटी में। मिस्टर बी थोड़ा सा कॉर्पस, थोड़ा सा अमाउंट उसमें डाल सकते हैं इक्विटी में, फॉर एग्जांपल 20%, अब वो डाल सकते हैं। मिस्टर सी के पास सफिशिएंट कॉर्पस है, वो मैक्सिमम अपना अमाउंट चाहें तो इक्विटी में भी डाल सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। अब हम लोग आते हैं कि इनके पास सीनियर सिटीजन, बिकॉज उन्होंने 60 का ये एज अचीव कर लिया है, अब वो अपने रिटायरमेंट पीरियड में ग्रेजुअली जा रहे हैं, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो उनके पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत सारे अवेलेबल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से भी, बैंक्स वगैरह के साइड से भी। सो उस पर भी उनको हमें एक बार देखना चाहिए कि उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है जो कि उनके कॉर्पस को प्रोटेक्ट करे और साथ में एक स्टेडी इनकम जनरेट करे, जो मिस्टर ए एंड बी के लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। सो आज के डेट में आगे बढ़ने से पहले 3 पॉइंट हमें और देखना पड़ेगा। एक तो सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वन मेडिकल इंश्योरेंस, उनके पास ज़रूर होना चाहिए मेडिकल कवर, हैंडसम मेडिकल कवर होना चाहिए, 15 से 20 लाख का मेडिकल कवर होना ही चाहिए, बिकॉज एज बढ़ने के साथ साथ मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो मेडिकल कवर भी उनके पास बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। और इमरजेंसी फंड हमेशा उनको अपने पास रहना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, जो आपका भी क्वेश्चन था कि इमरजेंसी फंड हमें कितना रखना चाहिए। सो हम तीनों डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी फंड के बारे में मैं बता दूं, एटलीस्ट मिनिमम 10 to 20% वट एवर कॉर्पस दे आर हैविंग, 50 लाख का, 95 लाख का, 2 करोड़ का जो भी है, उसका 10 से 20% के बीच में उनको हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए। लिक्विड फॉर्म क्या हो सकता है? बैंक में एफडी हो सकता है, सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जो बिल्कुल आसानी से उनको मिल जाए जब भी उनको ज़रूरत हो। अब हम लोग जो मेजर 3 स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, जिससे उनका स्टेडी मंथली इनकम आ जाएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो इसमें जो सबसे पहला स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो भी एक है। दूसरा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भी है उसके अंदर, एंड थर्ड है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। सो इसमें एंट्री
का एज क्या है, ये स्कीम में हम कब जा कर के अपना इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो एंट्री एज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 60 ईयर्स है, PMVVY का 60 ईयर्स है, एंड पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का कोई एज लिमिट नहीं है, हम आप भी उसको करा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग उसको ऑप्ट कर सकते हैं। सोर्स क्या है, कहाँ से ये स्कीम मिलेगा? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किसी भी बैंक, शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा। PMVVY के लिए आपको LIC को अप्रोच करना पड़ेगा, एंड पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, बट नेचुरल है कि ये पोस्ट ऑफिस में जाके हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें अमाउंट का क्या मैक्सिमम लिमिट है, हम लोग मैक्सिमम लिमिट पे जाते हैं। मैक्सिमम लिमिट में आप कोई भी लिमिट ऑप्ट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम लिमिट जो लिमिट है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 15 लाख है, एंड PMVVY का भी 15 लाख है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का 4.5 लाख है। अर्निंग उसमें क्या आने वाली है हमारे पास, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, PMVVY में 7.4% का मिलेगा, एंड पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 7.1% का रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का पीरियोडिसिटी क्या रहेगा, कब मिलेगा वो रिटर्न मुझे? सो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्वार्टरली मिलेगा, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जो भी आपको ऑप्ट करना है आप ऑप्ट कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में मंथली आपको मिल जाएगा। सो क्वार्टरली, मंथली, मंथली, क्वार्टरली, क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, तीनों ऑप्शन आप इसमें PMVVY में ईयरली का भी ऑप्शन है आपके पास है। सो अगर हम लोग देखते हैं तो 15 प्लस 4.5 तो 34.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोग सबसे सिक्योर्ड फंड में कर सकते हैं, सबसे सुरक्षित जगह पे कर सकते हैं, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। ये रिस्क तभी है जब गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर दे। सो गवर्नमेंट इंडिया में ऐसा कोई चांस ही नहीं है, देयर इज़ वेरी रेयर चांस कि कभी भी कोई गवर्नमेंट अपने इंडिया में गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट करे। सो ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। बिना रिस्क के आप 34.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड अप्रोक्स मंथली, बिकॉज इसमें क्वार्टरली भी इन्वॉल्व है, बट अप्रोक्स मंथली जो रिटर्न आपका 34.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आएगा वो कहीं 21,000 से 22,000 के बीच में पर मंथ आपको मिलेगा इसके अंदर। सो ये आपका अभी जो गवर्नमेंट के साइड से सबसे सिक्योर्ड फंड है, बिकॉज हम लोग रिटायर्ड आदमी की बात कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी भी उनका पूरा ख्याल रख के चलना पड़ेगा। सो ये इनकम आने वाला है। तो आप क्या सजेशन कर रहे हैं? सबसे पहले है कि देखिए, अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए को तो ये ऑप्ट करना ही है, मिस्टर बी को भी ये ऑप्ट करना ही है, और कैपिटल प्रोटेक्शन, बिकॉज तीनों में कॉर्पस एंड कैपिटल प्रोटेक्शन तीनों में मस्ट है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तीनों आदमी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से जो स्कीम है जो सबसे सुरक्षित है, सबसे सिक्योर्ड है, उसमें तो तीनों इन्वेस्ट करें ही करें। अब आते हैं मिस्टर ए के पास, बिकॉज ये करने के बाद बहुत पैसा बचेगा नहीं, कॉर्पस बचेगा नहीं, तो उनको लिक्विड फॉर्म में भी करना है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी रखना है, इमरजेंसी फंड में भी रखना है, तो वो रिमेनिंग फंड्स को FD में पार्क कर सकते हैं, FD में पार्क कर सकते हैं, या लिक्विड फंड में जो सिक्योर्ड हो उसमें रख सकते हैं। एंड मिस्टर बी की अगर हम बात करें तो उनके पास, अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक और भी सजेशन है कि अगर आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लुक्रेटिव लग रहा है, तो इसमें से कुछ ऑप्शन में आप अपने लाइफ पार्टनर को भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लाइफ पार्टनर को लेंगे तो ये 4.5 आपका 9 लाख रुपीज़ हो जाएगा। सो वहाँ भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये भी 2 आदमी का हम ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, अगर ये 34.5 लाख यूज हो गया तो इनके पास जो इसमें पैसा बचेगा उनको वो एक डेप्ट ओरिएंटेड फंड में डाल दे। मिस्टर बी एंड मिस्टर सी दोनों डेप्ट ओरिएंटेड फंड में डाल दे, डायरेक्ट इक्विटी में न जाए, बिकॉज डायरेक्ट इक्विटी में जाने के लिए मार्केट का नॉलेज भी होना चाहिए, और या तो फिर बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को उनको लेना पड़ेगा। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो भी बच रहा है वो पूरा का पूरा फंड एक डेप्ट फंड में डाल दे। डेप्ट फंड में डालने के बाद एक उसमें श्योरिटी रहेगी कि एक सर्टेन % ऑफ इंटरेस्ट उनको इनकम आता रहेगा, नॉट इंटरेस्ट, इनकम आता रहेगा, और आउट ऑफ दैट कॉर्पस वो चाहे तो एक मैं टर्म यूज करूंगा STP। सो जो भी कॉर्पस बचता है उसको उनको डेप्ट फंड में डालना है, और STP से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में उनको डाल देना है, जो थोड़ा सिक्योर होता है, जिसमें इक्विटी एंड डेप्ट का दोनों होता है, हाइब्रिड हम लोग कह सकते हैं।
हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में एसटीपी के थ्रू मंथली जो भी उनको लगता है कि मुझे इतना डालना चाहिए, सो उनका बैलेंस हो जाएगा। इक्विटी इसमें डेप्ट हाइब्रिड फंड में फॉर एग्जांपल 75% अगर डेट रहेगा तो 25% इक्विटी रहेगा। सो ये ग्रोथ का जो इनका टारगेट था, ग्रोथ का टारगेट वो मीट करेगा, और मिस्टर बी का भी ग्रोथ का थोड़ा सा टारगेट यहाँ पे मीट कर सकता है। तो मिस्टर बी एंड सी के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि हम पूरा का पूरा कॉर्पस जो है वो डेप्ट फंड में डालें। डेप्ट फंड से एसटीपी के थ्रू हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में या एग्रेसिव फंड में चले जाएं। एग्रेसिव थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा मिस्टर बी के लिए, बट हाइब्रिड फंड में जाए और उसमें जो डेप्ट एंड इक्विटी का एलोकेशन है वो हम लोग देख लें कि मैक्सिमम 75-25 का हो। इससे ज़्यादा इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेना। इससे कम चाहे तो ले सकते हैं, 20% चाहे तो ले सकते हैं, 80% डेट चाहे तो ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा इक्विटी का एक्सपोजर ना रखें। सो ये एक चीज़ हुआ। सेकेंड कि अगर आपके पास इस टारगेट में से कुछ ऑलरेडी अमाउंट इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड में, ये पूरा का पूरा कैश नहीं था आपके पास, कुछ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सी, बिकॉज इनके पास काफ़ी कॉर्पस है, इनके पास कुछ अमाउंट ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है और ये म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड है, तो इनको सिमिलर स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। यहाँ से म्यूचुअल फंड से डेप्ट फंड में इनको जाना चाहिए, डेप्ट फंड में अपना पैसा पार्क करें, और बिकॉज यहाँ पे सर्टेन इनकम वो अर्न करते रहेंगे, सिक्योरिटी इज मस्ट, कैपिटल प्रोटेक्शन इज मस्ट। उसके बाद इसमें से एक पोर्शन अगेन वो एसटीपी के थ्रू हाइब्रिड फंड में डालें, और अगर उनको लग्जरी लाइफ भी इनको जीना है तो इस पैसे से उनका गुजारा नहीं होगा, सो इसमें से अगर वो चाहें तो एक ऑप्शन कर ये भी कर सकते हैं कि SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से अपने लिए कुछ पैसा यहाँ से भी विड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल अगर उनको 50K और चाहिए, 20 इनका हो रहा था, उनको 70K का रिक्वायरमेंट है, तो वो चाहें तो यहाँ पे SWP के थ्रू 50K अपना यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिमेनिंग STP से सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान से यहाँ पे आता रहेगा और फिर वो हाइब्रिड फंड में जाता रहेगा। सो ये कंप्लीट एक सोल्यूशन है जिनके पास अच्छा कॉर्पस है और वो चाहे तो अपना कैपिटल प्रोटेक्शन को भी ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, थैंक यू, आपने काफी अच्छा समझाया। जितने भी लोगों को, खासकर जो सीनियर सिटीजन है, वो चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये काफी खूबसूरत है। और इसके अलावा अगर कोई, बहुत सारे लोग पूछते हैं कुछ सवाल जवाब के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपका ऑलरेडी नंबर डाला हुआ है, वो बातचीत कर सकते हैं। और जल्दी ही हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें संदीप जी डायरेक्ट आप लोगों से बातचीत करेंगे और काफी खूबसूरत फीडबैक आ रहा है लोगों से। तो ईश्वर करे हम लोग का ये सेशन इसी तरह चलता रहे। बस एक चीज मुझे ये बताइए, अगले संडे पे आप क्या बताने वाले हैं? देखिए, इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज किसी का भी सेविंग खत्म हो सकता है अगर उन्होंने अपना मेडिकल को प्लान नहीं किया। ओके। सो अगला हम लोग स्ट्रेस जो भी हमारा सेशन होगा वो हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस पे करेंगे। तो मेडिकल इंश्योरेंस पे एक सेशन हमें करना पड़ेगा, बिकॉज कई बार क्या होता है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट में है तो हमें अपनी कंपनी की तरफ से मेडिक्लेम मिलता रहता है, मेडिकल कवर मिलता रहता है हमारे और हमारे फैमिली और बच्चों के लिए। सो हम लोग अपना पर्सनल कवर कभी लेते नहीं या सोचते नहीं, कई लोग मिस कर देते हैं, बहुत सारे लोग लेते भी हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमने लिया है तो उसका बेनिफिट क्या है, नहीं लिया है तो उसके नुकसान क्या है। और हमें लेट कभी कुछ नहीं होता, जब भी हम चाहें तो हम ले सकते हैं, कभी सवेरा। तो उसको अगर अभी लेना है तो क्या हम उसमें प्रिकॉशन रखें। ठीक है, अगले संडे को हम लोग फिर मिलेंगे और इसमें बातचीत करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। जब जागो तभी सवेरा, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा लेट से जागना भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद।